अगर हम इंतखाबी सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि हम एक जनतांत्रिक देश की, एक जमहूरी मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। एक दौर था 1900 का, जब जो है सिर्फ 55 मुल्क थे जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने का एक ये रखते थे, हैसियत रखते थे। और आज हम 2022 में हैं और 200 से ज्यादा मुल्क हैं हमारे दरमियान, और उसमें 100 से 120 कंट्रीज से ज्यादा हैं जो जमहूरी मुल्क हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहलाती हैं। यानी कि दुनिया का 62% जो आवाम है, जो लोग हैं, वो जमहूरियत में रहते हैं, किसी न किसी जनतंत्र के, किसी न किसी जमहूरियत के हिस्सा है। हमारा हिंदुस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, क्योंकि जब हमारा मुल्क आजाद होता है, और आज 75 साल होने को आ रहे हैं हमारी आजादी के, हमारे पास एक आईन है, एक संविधान है। उस संविधान की प्रस्तावना या तमहीद कह लें, प्रियम्बल, उसमें यह बात कह दी गई है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। हमारा देश में एक पीरियोडिक इलेक्शन होगा, फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। इस बात का जिक्र जो है, और या ये बात इतनी मानी खेज थी कि हमारे संविधान के बनाने वाले लोगों ने एक अलहदा सा पार्ट बना दिया हमारे संविधान में, जिसको हम पार्ट 15 कहते हैं। ये पार्ट 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इलेक्शन के बारे में है। इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कैसा होगा, ये तमाम चीजें जो है पार्ट 15 में दी गई है। फिर एक बात और है, आर्टिकल 324 है अपना हमारे देश के संविधान को, कहता है कि हिंदुस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन होगा, और इसकी निजामत जो है एक इंडिपेंडेंट आजाद इदारा है, इलेक्शन कमीशन, वो कराएगी, जो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी, उसकी अपनी एक अलग अहमियत होगी। एक बात और बता दूं कि आर्टिकल 326 भी है आपके संविधान में, जो कहता है कि हर बालिग शहरी को वोट देने का हक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं बता दूं कि जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था और तब भी चुनाव होते थे, हमारे यहां चुनाव जो है 1891 से इनडायरेक्ट हैं, और करीब 1935 इलेक्शंस, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके तहत भी हमारे यहां इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन उस जमाने में लोगों के पास वोट देने का हक नहीं था, न ही कॉन्टेस्ट करने का। वोट देने का हक किसे था? जो लोग इनकम टैक्स देते थे, जिनके पास जमीन जायदाद थी, जो रसूखदार थे, उनको वोट देने। यानी कि 10% से भी ज्यादा लोग नहीं थे जिनको वोट देने का हक है। जब आपका हिंदुस्तान आजाद होता है और यह मौका मिलता है कि हम अपना आईन खुद बनाएंगे, तो हमने कहा कि हम जो है ये हक सबको वोट देने का, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी बालिग शहरी को वोट देने का हक होगा, अपना सियासी मुस्तकबिल तय करने का हक होगा। तो ये एक रिवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी जो है प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 61st अमेंडमेंट होता है 1988 में। पहले बालिग की शर्त 21 साल की थी, उसको भी घटा करके 18 साल कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 144 साल लगते हैं आजादी के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कायम करने की। सभी को वोट, यानी खवातीन को वोट देने का हक हो। हिंदुस्तान ने आजाद होते ये वोट देने का हक सबको दे दिया। ठीक उसी तरीके से 1920 में यूनाइटेड किंगडम जो है विमेन को वोटिंग राइट देता है। स्विट्जरलैंड 1971 में वोटिंग राइट देता है विमेन को, और हमारा देश आजाद होते ही हमारे यहां, हमारे देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। एक नेशनल इलेक्शन होता है, जो अब आगे पिछली बार 2019 में हुआ था और आगे 2024 में होगा। अभी तक 17 बार हम चुनाव करा चुके हैं, 17 टाइम्स। और हमारा अचीवमेंट यह है कि आजादी के 75 साल हो गए और आज भी हम डेमोक्रेटिक हैं। बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाए, अपनी जमहूरियत को नहीं बचा पाए। दूसरा, हम स्टेट लेवल का इलेक्शन कराते हैं। अभी तक 400 से ज्यादा हम जो है
इलेक्शन करा चुके हैं असेंबली इलेक्शंस के, यानी कि टोटल जो है असेंबली सीट्स हिंदुस्तान में 4116 हैं, जिसमें यूपी में चुनाव होने जा रहा है वहां पर 2022 में, वहां पर 403 सीट है। सबसे ज्यादा सीट अगर किसी प्रदेश के पास है तो वो उत्तर प्रदेश के पास है, और सबसे कम जो सीट्स है वो पुडुचेरी के पास है, जिसके पास 30 सीट्स हैं। तो दूसरा हम जो है स्टेट लेवल के इलेक्शंस कराते हैं, और तीसरा इलेक्शन कराते हैं लोकल इलेक्शंस पे, जो है म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, पंचायत का इलेक्शंस है। यानी कि हमारे पास 3 लाख से ज्यादा पंचायत हैं, और हम तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल दे दें कि इलेक्शंस हमारे यहां 24/7 हैं। देश के किसी न किसी हिस्से में इलेक्शंस हो ही रहा है, या तो नेशनल इलेक्शंस हैं, वो खत्म हुए तो बाई इलेक्शंस होने लगते हैं, बाई इलेक्शंस खत्म होते हैं तो असेंबली इलेक्शंस आ जाता है, असेंबली इलेक्शंस खत्म होते हैं तो उसके बाई इलेक्शंस आते हैं, वो खत्म होते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है, वो खत्म होते हैं तो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस हैं, वो भी खत्म होता है तो पंचायत इलेक्शन आ जाता है, उसके भी बाई इलेक्शंस होते रहते हैं। तो हमारे देश में जो जमहूरियत है वो 24/7 ऑन व्हील्स, वो चलती रहती है साइकिल, जो है कहीं ना कहीं पे ये चुनाव होते ही रहते हैं। आप देखें कि जो लोकसभा का इलेक्शन है जो है 543 सीट्स हैं, उसमें भी 131 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि 18% सीट्स जो है हमारे लोकसभा में वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। 47 सीट्स वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। हमारे देश के आईन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फंक्शन करेंगी, लेकिन हमने कोशिश करके जो है 10th अमेंडमेंट किया, उसमें जो है 10th शेड्यूल जोड़े, जो एंटी डिफेक्शन के सारे में होता है कि जो दल बदल हो रहा है, और आजकल तो रोज पढ़ते होंगे अखबार में कि फलाने इस पार्टी में से दूसरे दिन दूसरी पार्टी में चले गए। इतना इजी मूवमेंट हो गया है आज की सियासत में कि आइडियोलॉजी बेमानी लगने लगी है कि हर इंसान जो है इख्तिदार से, इख्तियार से और जो है ताकत से इतनी मोहब्बत करता है कि सालों की बनाई हुई विचारधाराओं को दरकिनार करता है और दूसरी पार्टीज में चले जाते हैं। तो बड़ा इजी मूवमेंट है, ये पहले देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो जानने की कि जब हमारा आजाद हुआ हिंदुस्तान, और जब पहला चुनाव कराना था 1951 में, उस जमाने में करीब 36 करोड़ की जनसंख्या थी, जिसमें करीब 17 करोड़ जो थे वो वोटर्स थे जो रिकॉग्नाइज थे वोट देने के लिए, और उसमें उस जमाने में करीब 45% यानी 45.7% वोटर टर्नआउट हुआ था। जो है लोग घरों से निकल करके वोट देने गए थे। कि जो पहला चुनाव हुआ वो 68 फेजेस में हुआ था, 68 फेजेस में ये चुनाव होता है। 2019 का चुनाव 7 फेजेस में सिर्फ होता है। तो क्या अचीवमेंट है, 68 फेजेस से स्टार्ट हुआ और 7 फेजेस में आप चुनाव होते हैं, 1 महीने के अंदर सारी चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। ठीक उसी तरीके से 36 करोड़ की जनसंख्या थी और आज 140 करोड़ को छूने जा रहे हैं। करीब 17 करोड़ वोटर थे 1951 में, आज 2019 का जब चुनाव होता है तो करीब 90 करोड़ लोग थे जिनको वोट देने का हक था, जिन्होंने वोट देने का इख्तियार मिला हुआ है। उस जमाने में 45.7% लोग घरों से निकल करके चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आए थे। आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो करीब 68% लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो क्या अचीव किया हमने। 1951 के आप ये देखें कि उस जमाने में बेदारी क्या थे, लोग चुनाव में कौन लोग थे, करीब 1949 कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था उस जमाने में 1951 में। आज के दौर में करीब 8000 से ज्यादा कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे। तो किस माइलस्टोन को हमने अचीव किया फ्रॉम 1951 टू 2019। उस जमाने में लोग पढ़ नहीं सकते थे, इलिटरेसी काफी ज्यादा थी, लेकिन जो है गरीबी ज्यादा थी। इस तरह से लोग पैसे उस चुनाव में उतने खर्च नहीं होते थे। आज का जो चुनाव है आप देखें किस तरह का चुनाव, कौन चुनाव जीत सकता है। जो आम आदमी है उसके तसव्वुर में नहीं है कि वो चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक जमाने में एक एजेंसी होती थी समाज सेवा के लिए,
लोगों की मदद के लिए, लोगों के सियासी बेदारी पैदा करने के लिए आज जो है पॉलिटिकल पार्टीज आर मेयरली रिड्यूस टू अ पावर मॉन्गरिंग एजेंसीज। उनको जो है उसको इख्तिदार हासिल करना है कम वाट में, चाहे जैसे भी हो उन्हें वो इख्तिदार चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं कि 1998 का एक जो है एक एस्टिमेट है इलेक्शंस का कि हमने 9,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया था चुनाव कराने में, चुनाव होने में। 2019 का जो चुनाव है हमने उसमें 60,000 करोड़ खर्च किए। हमारे पास इतना पैसा है कि हम चुनाव जीतने के लिए हम इतना खर्च कर सकते हैं। और एक एस्टिमेट जो है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अगर हम माने तो एक कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो हम किस लेवल पे हैं? आम आदमी क्या इस तरह के चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, चुनाव जीत सकता है? ये हमारे लिए सोचने समझने की बात